अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स और मैं हूं सलमा कौसर। आज के टॉपिक्स के बाद अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊंगी। टॉपिक्स की जाने बातें हैं। कराची में बारिशों ने इस दफ़ा आवाम के लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा की हैं जो ताहाल ख़त्म नहीं हो सकी। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने एक बार फिर मानसून के नए स्पेल की पेशगोई कर दी है। इसी बारिश के बायस एक बार फिर अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। क्या इस बार कराची में इंतजामिया की कारकर्दगी कुछ मुख्तलिफ होगी या आवाम एक बार फिर बेबसी से कराची को डूबता देखेंगे? वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी को मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है कि मौजूदा बारिशों से सभी मुतासिर हुए, इसलिए अवाम पर मजीद बोझ नहीं डाला जा सकता। मौजूदा मौशी हालात के तनाजुर में क्या ये एक अच्छा फैसला है? साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एवनफील्ड और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी डॉक्टर्स ने पाकिस्तान सफ़र की इजाज़त नहीं दी, इजाज़त मिलते ही पहली फ़्लाइट से पाकिस्तान आऊँगा। क्या वो सच कह रहे हैं? और आखिर में बात करेंगे क्रिकेट की। क्या वक्त आ गया है कि अब सिर्फ नौजवान टैलेंट पर ही भरोसा किया जाए? अपने मेहमानों का करवाऊँ आपसे जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। अतर वकार अजीम साहब आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, वो भी सीनियर तज्जियाकार हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब, आपका नाम भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं। नज़ीर लगारी साहब आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं और जुनैरा अजहर भी आज के इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं। पहले टॉपिक की जानिब आएंगे। कराची में मानसून बारिशों के बायस आवाम की मुश्किलात ताहाल कम नहीं हुई। दूसरी तरफ नए स्पेल शुरू होने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात ने शहर में एक बार फिर अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर करते हुए कहा है कि नशेबी इलाके दोबारा ज़ेरे आब आ सकते हैं। सवाल हमारा है कि कराची में बारिश के 7वें स्पेल का इम्कान है। क्या कराची के शहरियों के लिए बेहतर इंतजाम हो पाएंगे? NBC आपसे स्टार्ट करूंगी। देखिए, बेहतर इंतजाम जब किए जाते हैं जब इंतजाम ना हो। इस वक्त तो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी इंतजामिया, उनके तमाम टैंकर, उनके तमाम सिस्टम, उनका डी वाटरिंग का पूरा निज़ाम मसरूफ़ है। तो ऐसे में अगर बारिश होती है तो मुझे लगता है कि हालात उतने ख़राब नहीं होंगे। लेकिन एक खुशखबरी ये भी है कि बारिश उतनी नहीं होनी है जितनी हो चुकी है। 600 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है कराची में अगस्त में, और अभी मानसून बाकी है। 40 दिन बाकी है मानसून के। तो ख्याल रखें, दुआ करें कि अल्लाह खैर करे। और मैं अर्ज़ कर रहा था कि बहुत हैरत की बात यह है कि अतर साहब भी जानते हैं कराची को, नज़ीर लगारी साहब भी जनरल साहब भी जानते हैं, सब जानते हैं कराची को, कि कराची में हम लियाकताबाद, अजीज़ाबाद, फेडरल एरिया, नाज़ाबाद और नॉर्थ नाज़ाबाद और इनको हम गरीब बस्तियाँ और वो बस्तियाँ जहाँ फैसिलिटीज़ नहीं हैं वो समझते थे। जौहर और फिर गुलशन इकबाल अपर मिडिल क्लास के इलाके कहलाते थे। डिफेंस तो वो इलाका था जो जन्नत था, जो जन्नत था कराची के अंदर। हर तरह की खुशहाली, हर तरह का सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स, हर तरह के असास बरतरी, सब जगह लोग घरों को बेच के वहाँ शिफ्ट हुए थे। और अब कह रहे हैं कि हम घरों को बेच के वापस अपने आबाई इलाकों में जाएंगे, लियाकताबाद जाएंगे, जौहर जाएंगे, गुलशन जाएंगे। तो वहाँ क्या हो गया? ऐसा वहाँ वही हुआ जो कराची के कुछ बस्तियों के साथ हुआ कि अच्छा, वहाँ तो जब गवर्नमेंट ऑफ सिंध गई अपना सामान लेकर, बल्कि दरख्वास्त की उसने कंटोनमेंट बोर्ड के ब्रिगेडियर साहब से, चीफ मिनिस्टर खुद गया कि ये हमें साफ़ कर लेते हैं आप थोड़ा सा। तो वहाँ मालूम हुआ नाला ही नहीं है, जो नाले हैं वो नालियाँ हैं और वो वही कचरा भरा हुआ है। तो एक नया मसला खड़ा हो गया कि पानी डी वाटर अगर आप कर रहे हैं तो कहाँ डाला जाए। खैर उसका इशू भी निकाला गया। एक इलाका का खारा दर है हमारा, जिसको हम बहुत ज़्यादा अजीज़ रखते हैं क्योंकि उसका ताल्लुक कायद आज़म से है। वहाँ पानी अभी तक भरा हुआ है, कुछ इलाके और भी हैं, लेकिन ज़ाहिर है सिस्टम चल रहा है। पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की नेवी, कराची की एडमिनिस्ट्रेशन। और मैं आपको एक मिसाल और देना चाहता हूँ कि अगर लोग ईमानदारी से काम करें तो काम कितना शानदार हो सकता है। केमाड़ी इलाका है हमारा एक, बिल्कुल, वहाँ पर इंजीनियर ने डी वाटरिंग सिस्टम पहले लगा दिया था बारिश से पहले, और उसने कहा था सिर्फ ऑन कर देना जब बारिश हो जाए। वहाँ पर पानी भरा ही नहीं उस इलाके में, लियाकतबाद में पानी नहीं भरा। तो ये तैयारियाँ पहले से करने की होती हैं, और मुझे लगता है कि अब तैयारी अल्लाह मियाँ ने पहले से करा दी है। मुझे ख़तरा सिर्फ सैलाब का है। बारिशें बहुत हो रही हैं, ग्लेशियर फट रहे हैं, दरिया काबुल से पानी आ रहा है, रावी चनाब हर जगह से पानी आ रहा है, और पानी आके कोट मक्खन
मठन के मुकाम पर जमा होगा और फिर सैलाब बहुत बड़ा बनेगा, अल्लाह ना करे। तो उससे बचने की ज़रूरत है, उसका भी ख्याल रखें। अल्लाह करे कि सब खैरियत से हो जाए। यानी आपका जवाब ना में है, बेहतर इंतजामात की उम्मीद ना रखें, जो है अभी इसी पे गुजारा नहीं नहीं करना है। नहीं नहीं, बिल्कुल रखें, बेहतर इंतजामात की उम्मीद रखें। बेहतर इंतजामात की उम्मीद रखें, ठीक है। जनरल साहब, आप क्या कहते हैं, क्या कराची वाले एक्सपेक्ट करें कि अब की बार बेहतर इंतजामात होंगे अगर एक और स्पेल आता है बारिश का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अब चूंकि लोग बिल्कुल फील्ड में मौजूद हैं, आर्मी भी है, नेवी भी है, उसके अलावा सिंध गवर्नमेंट के भी जो भी जराए उनके पास हैं वो बाहर हैं, तो जब आप डिप्लॉय कर देते हैं, उनको लगा देते हैं, तो लाजमी बात है कि आपका रिएक्शन खासा इन टाइम हो जाता है। ये नहीं होता कि पहले तबाही मची और फिर आप भाग दौड़ करते नजर आए, वो नहीं है। तो उस लिहाज से आप कह सकते हैं कि कुछ बेहतरी होगी जैसे ही हालात खराब होते हैं, या ये समझिए कि बारिशें होती हैं, तो उसको साथ ही जो रिकवरी का काम है वो साथ शुरू हो जाए। लेकिन असल चीज ये है देखने की कि एक तो बारिश का क्वांटम, कि कितने जल्दी कितनी बारिश, कितने थोड़े वक्त में कितनी ज्यादा बारिश होती है, और दूसरा जो उसके साथ साथ किस्सा है कि जो मेन प्रॉब्लम है वो तो वहीं की वहीं है। सही। अभी जैसे एमबीसी भी बात कर रहे थे कि बाहर छोटी नालियां हैं, अगर आप पानी कहीं से निकालें भी, लट से किसी अंडरपास से पानी निकालते हैं, तो डालें किधर? वो किसी उसका कहीं निकास होना चाहिए, उसके बाहर निकलने का कोई रास्ता होना चाहिए। तो वो चीजें तो अभी नहीं है, और ये अगर आज उसकी सारी प्लानिंग भी शुरू हो जाए और उस पर पैसा भी मुख्तस हो जाए, वो चीजें बनने लगें, तो शायद उसके बावजूद उसको कुछ साल लगे, चंद महीने नहीं, चंद साल लगेंगे कि वो सारा सिस्टम तैयार आपको मिले। तो उस वक्त तक तो मुश्किलात कुछ ना कुछ रहेंगी। असल चीज ये है कि हुकूमत के बस में जो कुछ है, अगर वो हुकूमत करती नजर आए तो फिर अवाम को तकलीफ तो होगी, लेकिन अवाम को शिकायत नहीं होती। अब आज आपके सारे रिसोर्सेज बाहर हैं, तो मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा लोगों को, कुछ सहूलत उनको मिलेगी, और फिर आगे नजर आएगा कि अगर हुकूमतें काम कर रही हैं एक मुस्तकिल हल के लिए, तो वो मेरा ख्याल है ज्यादा लोगों के लिए सुकून का बायस होगा। मैं फिर एक चीज कहूंगा कि इस वक्त जो जरूरत है वो यही है कि आइंदा का कुछ थोड़ा सोचा जाए। पानी निकल जाएगा और वहां पे बीमारियां फैलेंगी, या लोगों के कोई अपने हालात बिगड़ गए, कोई सामान बह गया, कुछ और हुआ। बाज रेडी बान रो रहे थे कि जनाब उनके ठेले बह गए पानी में, तो वो जिन लोगों की पूंजी यही थी, उनके बारे में सोचा जाना चाहिए कि उनको किस तरह कितनी जल्दी रिहेबिलिटेट किया जाए और लोगों की मुश्किलात में कमी की जाए। तो ये वो चीजें हैं जिधर आइंदा आपको तवज्जो देनी होगी। ठीक है जनरल साहब, क्या उम्मीद रखी जा सकती है कराची वालों के लिए बेहतर इंतजामात की अब के बार? पहले से लाजमन बेहतर होगा। ये तो अब लोग चूंकि बाहरी फील्ड में मौजूद हैं, तो पहले से तो बेहतर होगा, लेकिन बहरहाल वो ऐसा नहीं इंतजाम हो सकता जिससे हम रेवोल्यूशनरी कहें, ये कहें कि जनाब बिल्कुल कराची को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी और लोगों को तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ तो फिर भी होगी, क्योंकि ये जो निजाम है पूरा, उसका सिस्टम जो है सीवरेज का या स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज का सिस्टम है, वो तो वहां पे आपने देखा मफकूद है। तो उस लिहाज से मसला तो आएगा, लेकिन यह है कि उसका हल जल्दी जल्दी होता जाएगा, लोगों को उतनी तकलीफ नहीं होगी जितना कि पहले लोगों ने तबाही उठाई। ठीक हो गया। अतर साहब, आप क्या समझते हैं, वफाक भी कह चुका है कि अब सिंध की मदद करेंगे, कराची के हालात को बेहतर बनाएंगे, अब की बार शहरी क्या उम्मीद रखें? देखिए, मैं पहले तो आपको बताऊं कि 4 दिन मेरे घर ना, देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी, नो वाटर, नो टेलीफोन, नो इंटरनेट। 3 दिन 3 रातों में मैं हार्डली 5 से 6 घंटे सोया हूँ। इस शहर का ये हाल है। और मैं तो जो सो कॉल्ड एक पॉश इलाका है जिसको डिफेंस और कंटोनमेंट बोर्ड के अंडर में आता है, मैं उस एरिया में हूँ। इस जगह का हाल आप देखें, कोई घर ऐसा नहीं जिसके घर के अंदर पानी ना हो। बाहर सड़कों पे पानी, आज भी मैं ऑफिस से आ रहा था तो गवर्नर हाउस के सामने पानी भरा हुआ है। ये मसला आज का नहीं है। देखिए, अगर हम एनालाइज करें, ये चीज़ें जो हैं सालों से हैं। किसी ने भी कराची को उस तरह से तवज्जो नहीं दी जो देनी चाहिए थी। आपका 11 साल जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब रहे, जनरल ज़ियाउल हक साहब रहे, 10 साल जनरल मुशर्रफ साहब रहे, ठीक है, विद फुल पावर। आपकी जो कराची में कच्ची आबादियाँ जो हैं, सबसे पहले उसको लीगलाइज जो है वो जनरल ज़ियाउल हक साहब ने किया था। इंक्रोचमेंट जो है इस शहर में भरी पड़ी हुई है,
लेकिन इल्ज़ाम आएगा कि जी सिंध गवर्नमेंट, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि आपका जो ये उर्दू बाज़ार और जो टायरों की मार्केट है, ये नाले पे बनी हुई है, ये इंक्रोचमेंट हुई हुई है। कोर्ट के ऑर्डर हैं कि जी इस इंक्रोचमेंट को ख़त्म किया जाए, उसके बावजूद इंक्रोचमेंट ख़त्म नहीं होती, क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक वहाँ पे हर दुकान वाले से 25 to 35 लाख लिए हैं वो जगह ना खाली कराने के लिए। फिर यहाँ बहुत जो पहली बार इशू आया है, जो नासिर बेग चुगताई साहब ने भी कहा, जो गुलशन से नॉर्थ अहमदाबाद से शिफ्ट हुए थे डिफेंस में, अब वो कह रहे हैं आप वापस आ जाएं, क्योंकि इन इलाकों में ना पानी जमा हुआ है और रोड्स भी नहीं। आपका डिफेंस जो है आधा सड़कें खुद ही पड़ी हैं, सीवरेज सिस्टम बिल्कुल बेकार है। और मैं आपको बताऊं कि सब स्टेशन में यहाँ पानी भर गया था। अकॉर्डिंग टू KSC, उन्होंने रिक्वेस्ट की DHA से और कंटोनमेंट बोर्ड से कि जी ये पानी निकालने में हमारी मदद कर दें, उनकी मदद नहीं हुई। डिफेंस के इलाके में 40% सब स्टेशन जो हैं जो अंडर वाटर हैं, दैट कम्स अंडर द DHA। जब ये चीज़ें होंगी और कोई इसका ख्याल नहीं करेगा तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। और ये देखिए कल भी बारिश है, 2 दिन बाद भी बारिश है, ये 1-2 दिन का मसला नहीं है। अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने चीफ मिनिस्टर सिंध को कहा है कि हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे। ये वर्किंग रिलेशन तो बहुत पहले कायम हो जाना चाहिए था। और आपको पता है कराची के बहुत मसाइल हैं। मैं सीव्यू में रहता हूँ, अगर आप मैकडॉनल्ड से बिल्कुल एंड तक चले जाएं तो सारी ज़मीन जो है वो DHA ने रिक्लेम की हुई है। यहाँ बड़े बड़े हाई राइज बने हुए हैं, शादी हॉल बने हुए हैं, आपका मैंग्रोव सिस्टम तबाह हो गया हुआ है, आपके फिशरमैन की इनकम जो है ख़त्म हो गई है। इस शहर का जो हाल है उसे कोई पूछने वाला नहीं है। मेरी दुआ है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम आपकी फुल सपोर्ट करेंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और हमारे इदारे, देखें इदारे काम करते हैं, अभी भी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी वाले काम कर रहे हैं, लोगों को की मदद कर रहे हैं। यही चीज़ मैंने 79 की बारिश में देखी थी, 82 की बारिश में, वो मैंने बारिशें कवर की हैं। उस वक्त भी यहाँ नेवी की बोट चलती थी और स्कूल खाली करा दिए थे, वहाँ लोगों को आबाद किया था। आज कल जो है डिफेंस जैसे इलाके में लोगों ने ईदी वालों से कहा कि हमें खाने के लिए कुछ दो। ये हाल है इस वक्त आपके सबसे ज़्यादा पॉश इलाके का, जो सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस शहर को जिसने ख़राब किया है और जिसका जो हिस्सा है उनसे हमें ज़रूर पूछना चाहिए और हमें दुआ करनी चाहिए कि अगर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और हमारे इदारे मिलेंगे तो ही यह हो सकता है। अकेला कोई भी इस शहर को ठीक नहीं कर सकता। यानी अतर साहब, अगर एक लफ्ज़ में आपका जवाब चाहें तो क्या आप समझते हैं कि कराची के शहरियों के लिए बेहतर इंतजामात की उम्मीद न रखी जाए, या हो सकता है ऐसा? नहीं, मैंने 2 बार कहा कि देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने चीफ मिनिस्टर से कहा है कि आपको हम फुल सपोर्ट करेंगे, जो आपकी मदद चाहिए आपको वो हम आपको देंगे। तो मैंने जो कहा ये वर्किंग रिलेशन तो बहुत पहले कायम हो जानी चाहिए थी, लेकिन अगर ये हो रही है बिटवीन फेडरेशन, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड आर्मी इदारे, तो ये ठीक हो जाएगा, बट नॉट इन 1 डे। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। देखें आज मैंने देख रहा था बयान एक तहरीक इंसाफ के MPA का, वो तंज कर रहे थे चीफ मिनिस्टर पे कि जी आप लॉन्ग बूट पहन के ज़रा हमारे इलाके में भी आ जाएं। इस तरह से चीज़ें ठीक नहीं होती। हमें जो है एक रिलेशनशिप कायम करना होगा। इस शहर का जो खूबसूरत देखें, ये शहर जहाँ मगरब पे नासिर बेग चुगताई साहब वाकिफ़ हैं, मगरब पे यहाँ पे सड़कें धुलती थी, लैंप जो थे उसमें नारियल के तेल से लाइट जलती थी। ये था इस शहर का हाल। और अब आप इस शहर को देखें जो खंडर बन गया है, और इस शहर को ख़राब करने में किस किस की जिम्मेदारी है, आज तक किसी ने इस चीज़ का तय ही नहीं किया। बिल्कुल ठीक हो सकता है अगर जैसे मैंने कहा कि अगर ये 3 लोग मिल जाएं, बिल्कुल हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि करप्शन और नीयत होनी चाहिए ठीक करने के लिए।
मैंने आपको DHA की मिसालें दी। देखें, DHA इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है। वहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं हैं जो वो हाल हमारा कराची में है। अरबों रुपए की इनकम है DHA की, वो पैसा कहाँ जाता है? आज से कुछ साल पहले DHA ने ड्रेनेज सिस्टम सही करवाया था, वो फिर ख़राब हो गया है। अभी तक वो उसके पैसे लोगों से लेते हैं कि जी हमने 6 साल पहले ड्रेनेज सिस्टम सही कराया था, अगर आपने घर की रेनोवेशन करनी है, मरम्मत करनी है, तो पहले हमें 75,000 जमा कराएं, 6 साल पुराने वाले। हमें इन चीज़ों को ठीक करना होगा। मुझे उम्मीद है चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी चाहते हैं ठीक करना, सिंध गवर्नमेंट भी चाहती है और आर्मी भी चाहती है। अच्छा अतर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हमारे पास एक शॉट है, आपको बता देते हैं, फिर आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। सुनवाइए जी। क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के रिहायशियों से अपील करता हूं कि कल एक प्रोटेस्ट का एहतमाम किया गया है जुमेरात को CCB के ऑफिस के सामने, पानी की किल्लत के हवाले से, और इस हवाले से है कि 500 रुपये फी टैंकर जो मज़ीद आपसे लेना चाहते हैं, जो लोग टैक्स देते हैं और पैसे देते हैं, और CCB उनको पानी सप्लाई नहीं कर सकती। पिछले दिनों परसों आपके रिप्रेजेंटेटिव्स दफ्तर भी गए थे, उनको वहाँ से निकाल भी दिया गया और वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप अपने हुकूक के लिए खड़े होइए। मैं शायद शरीक ना हो सकूं क्योंकि मैं शहर में नहीं हूँ, इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, आप खड़े होइए, आपके हुकूक कोई गसब नहीं कर सकता। जी अतर साहब, आपने बात सुनी, सदर मुमलिकत ने क्या कहा, कंटिन्यू कीजिए। ये मैंने अभी ऑडियो भेजी थी आपके प्रोड्यूसर को। ये 3 साल पुरानी बात है अलवी साहब की, आज वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो वो कश्ती लेकर भी आए थे, उनसे कहें कश्ती लेकर आए अपनी। आज और आज भी कंटोनमेंट बोर्ड के बाद जो प्रोटेस्ट था, कंटोनमेंट बोर्ड के बाहर इतनी डिप्लॉयमेंट थी और वहाँ पे सीवरेज लाइन खोल दी थी ताकि लोग वहाँ आ ना सकें। तो ये हाल है, जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी, कराची के हालात ठीक नहीं हो सकते। तमाम चीज़ों को ठीक करना होगा, तभी हालात ठीक होंगे। लेकिन अब बच्चे की उम्मीद रखी जा सकती है क्योंकि एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप कायम होता हुआ नजर आ रहा है। आपका पॉइंट आ गया अतर साहब। जुनैरा, आप क्या समझती हैं, आपकी क्या राय है कराची के शहरियों के लिए, क्या अब की बार बेहतर इंतजाम हो पाएंगे? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो ये इस शहर में जिसमें भी ओवर द इयर्स, ओवर द डेकेड्स आई वुड से, जहाँ से भी ये मामले शुरू होते हैं, जिसने शहर को यहाँ तक पहुँचाया है, उनके खिलाफ एक इंक्वायरी होनी चाहिए, उन सबके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए और उन सबको कोर्ट ऑफ जस्टिस में पेश होना चाहिए मुल्जिमान की हैसियत से, और उनको इबरत का निशान बनाना चाहिए कि उन्होंने हमारे एक हब को, हमारे लोगों को टैक्स लेके कहाँ पहुँचाया है, वोट लेके कहाँ पहुँचाया है। अगर इसको आप प्रेसिडेंट नहीं बनाएंगे तो ये चीज रिपीट होती रहेगी। सबसे बड़ी बात इसमें ये है, तो तय्युम करें इस बात का कि किसका कसूर है, और हाईएस्ट बॉडी ऑफ द जो लॉ कोर्ट है पाकिस्तान की, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज इसके ऊपर कुछ प्रोब करें, देखें जिम्मेदारान कौन है। दूसरी चीज ये कि चलें मान लिया क्लाइमेट चेंज है, अब क्लाइमेट चेंज में हम डिनायल में हैं। अगर ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट लोग भी डिनाइल में हैं चीज़ों के बारे में, तो मेरे पास तो फिर जवाब भी ख़त्म हो जाता है। सिमिलरली अगर उनके आप ये कहें कि उन्होंने इंग्लैंड में रह के ये नहीं देखा कि वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम कितना सिंपल है और कैसे बना है, और वो उसको यहाँ कॉपी और रेप्लिका भी नहीं अगर उसका बना सके, तो भी मेरे पास उसका जवाब नहीं है। उसके अलावा ये कि पॉलिटिकल विल, जब तक आपकी नीयत नहीं होगी ना, आपकी कोई डिग्री काम नहीं आएगी, आपकी कोई पॉलिटिकल लेगेसी काम नहीं आएगी, आपकी कोई आइडियोलॉजी की कोई हकीकत नहीं रहेगी। इस वक्त इस आज के दिन का सच ये है कि लोग इतनी मुश्किल में हैं, पता नहीं कितनी बद्दुआएं दे रहे होंगे, पता नहीं क्या क्या कह रहे होंगे। कोई कहता है मेरी बच्ची का जहेज खराब हो गया है, कोई कहता है सारी उम्र की कमाई खराब हो गई। लोगों ने बैंक से गाड़ियां ली हुई होंगी लीज पे, कितने खुश होकर ली होगी कि किस मकाम से किसी जॉब में ग्रो कर करके यहाँ तक पहुंचे हैं कि चलें अब हम लीज पे गाड़ी ले सकते हैं। चीजें तबाह हो गई हैं। इस पे मेरा ख्याल है कि अक्रॉस द बोर्ड सबको इस कदर गुस्सा है, मैं तो दुख नहीं कहूंगी क्योंकि दुख जो है ना ये वर्ड सिर्फ पॉलिटिशियंस यूज करते हैं। मेरे ख्याल है इतना गुस्सा है कि आई डोंट नो ये कब जाके किसी ठिकाने लगेगा या उसका कोई मदावा होगा। अब क्लाइमेट चेंज को जहन में रखते हुए आगे आपने गवर्नेंस लेवल पे चीजों को कैसे चैनलाइज करना है और किसने करना है।
दैट इज द बिग क्वेश्चन। और अगर पीपल्स पार्टी अब तक नहीं कर सकी तो क्यों नहीं कर सकी, और अब अगर कहती है कि हम आगे करेंगे तो उसकी गारंटी क्या है। तो मेरे ख्याल में ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, रेस्क्यू करने फौज आ गई है। जिन मुल्कों में, जिन जगहों पे बहुत हरिकेन्स आते हैं, जिस तरह लुजियाना वगैरह में आजकल लॉरा है, वहां पे लोगों को वक्त से पहले फोरकास्ट की बेस पे इवैक्यूएट कर लेते हैं। अब इवैक्यूएशन भी नहीं आप करा सकते, आपका फोरकास्ट भी इस काबिल नहीं है कि आप उसके ऊपर डिपेंड कर सकें। तो मतलब साइंटिफिकली चीजों को तो आप नहीं अडाप्ट कर रहे हैं। आप जितने मर्जी, खुद मुराद अली शाह बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, आई एम श्योर इंटेलेक्चुअल भरे पड़े हैं इस गवर्नमेंट में, सिंध गवर्नमेंट में। तो डिनाइल है ये, या ये नेग्लिजेंस है, और है अगर नेग्लिजेंस है तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। तो आई वुड से कि रेस्क्यू करने तो फौज आ गई है और रेस्क्यू कर लेगी शायद इस मुश्किल वक्त से, लेकिन ये इतनी आसानी से हल होने वाला मसला नहीं है। यानी आइंदा कुछ बेहतर होने की उम्मीद ना रखें हम? नॉट एट ऑल। सही, आपका पॉइंट आ गया नजीर लगारी साहब। सेम गवर्नमेंट रहेगी और सेम अप्रोच रहेगी तो कुछ नहीं होगा। ठीक, नजीर लगारी साहब, रोशनियों का शहर जो है, इसको दोबारा हंसता बसता शहर बनाने के लिए क्या आइंदा कुछ बेहतर हो पाएगा? एक तो किसी की बात तो मैं कतई नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा। बदतरीन हालात में भी मायूसी की बात नहीं होनी चाहिए, नहीं की जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो जिम्मेदार हैं उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। कराची 32% जो है वो कारपोरेशन के पास है, म्यूनसिपल कारपोरेशन के पास। कराची 28% जो है वो सिंध गवर्नमेंट के पास है। कराची बाकी कुछ वफाकी इदारों के पास है, कुछ रेलवे के पास है, कुछ केपीटी के पास है, और मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां करते हैं। डिफेंस का बहुत बड़ा इलाका है। यहाँ पर 8 फेसेस हैं, एक एक्सटेंशन भी है, बल्कि एक से ज्यादा एक्सटेंशन भी हैं। और वहाँ पर जाहिर है कि कंटोनमेंट बोर्ड की और वहाँ पर जो है DHA के तो जो हेड होते हैं वो बहुत बड़ी शख्सियत होते हैं और बहुत बड़ा मनसब होता है और बहुत बड़े अख्तियारात होते हैं। उनको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और ठीक करना चाहिए। हम इस वक्त ब्लेम गेम में नहीं जाते हैं, लेकिन एक बार नहीं, एक से ज्यादा मर्तबा शहर बुरे हालात का शिकार हो चुका है। और यहाँ पर खेल ये खेला जाता है कि किसी न किसी को टारगेट करके अपनी जिम्मेदारियां भी दूसरों के ऊपर डालना शुरू कर दें और डाली जाती हैं। नासिर बेग चुगताई साहब ने बहुत सी बातें बताई, जनरल साहब ने बड़ी शानदार बातें की हैं। मैं कहता हूँ कि ये किया जा सकता है, बेहतर चीजों को चीजें हो सकती हैं बेहतर। एक तो ये कि एक मॉनिटरिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए। अब हम किसी पर इस तरह से अगर तनकीद करने पर आते हैं तो हमें सबके बारे में मालूम है, हम सुनते भी रहते हैं, हम पढ़ते भी रहते हैं, हम जानते भी। तो मेरे ख्याल में सबको ठीक होने की जरूरत है और ये सोचने की जरूरत है कि ये मुल्क भी इनका है, ये सूबे भी इनके हैं, ये शहर भी इनके हैं, ये लोग भी इनके हैं और इन्हें करना है। यहाँ पर ये बड़ी खराब चीज हो चुकी है कि अपने ही लोगों को हम तकलीफ देते रहे हैं, हमारे लोग तकलीफ देते रहे हैं। आखिर किसी न किसी ने तो ये नालों में जो है वो कचरा डाला ना, किसी न किसी ने तो काली ने डाल दी थी ना, किसी ने तो बोरियां डाल दी थी ना, किसी ने तो ये जाकर शहर की सारी चीजों को और जहाँ ड्रेनेज सिस्टम था उसको सारे को चौक तो कर दिया था ना किसी न किसी ने। और किसी न किसी पर जिम्मेदारी डालने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां तो की थी। बहरहाल अब ये वक्त आ गया है कि शहर को ठीक किया जाए, शहर को बनाया जाए। और मेरा ख्याल ये है कि दुख बहुत उठा चुका है ये शहर। अब वक्त आ गया है कि हमें बेहतर तौर पर अच्छे अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, फिर तो वे सब कह चुके हैं ना कि जी फिर अगर खराबी होगी तो फिर हमको सबको उसको फेस करना होगा और नतीजे जो भी होंगे हमारे सामने होंगे। मेरे ख्याल में तमाम इदारे, हर तरह के जो भी सर्विसेज करने वाले इदारे हैं, सर्विसेज के इदारों को सर्विसेज जरूर करनी चाहिए और अपने लोगों को रेस्क्यू भी करना चाहिए और उनकी मदद भी करनी चाहिए।
उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, आपका यह कहना है नज़ीर लगारी साहब। इसके साथ ही हम सेगमेंट को क्लोज करेंगे। सवाल हमारा यूं था कि क्या कराची के शहरियों के लिए आइंदा बेहतर इंतजामात हो पाएंगे। हमारे 4 तज्जियाकारों ने हाँ का ऑप्शन लिया, जबकि एक तज्जियाकार ने डिसएग्री किया है। अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी को मुस्तरद कर दिया है। ओगरा की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 7 और डीजल की कीमत में 9 रुपए इजाफे की तजवीज़ दी गई थी, तहम इसे मुस्तरद कर दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि बारिशों की वजह से मुश्किल हालात हैं, इसलिए अवाम पर मजीद बोझ नहीं डाला जा सकता। सवाल हमारा यूं है कि वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। मौजूदा मुआशी हालात में क्या ये फैसला अच्छा है? NBC, आप क्या कहते हैं? आपने पहले ही कहा था ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मैं अपनी बात पे हमेशा कायम रहता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, और खुदा का शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो हम कहते हैं ना कि मरे को मारे शामदार, यानी लाश के ऊपर 2 दुर्रे और मार दें आप, तो ये होता और बहुत बुरा होता। ये इस वक्त में जब बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया है और तबाही जारी है उसकी। कराची में आम नुकसान नहीं हुआ है, कराची में खरबों का नुकसान हुआ है, मतलब ट्रिलियंस का नुकसान हुआ है। अगर डिफेंस के घर देखें आप तो एक घर 30 हज़ार रुपए का है, एक फ्लैट 3 करोड़ रुपए का, 4 करोड़ रुपए का है। और वहाँ के जो फीसें हैं वो अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा हो कि उन्होंने क्या जुल्म कर रखा है। दिस इज़ द वर्स्ट DHA इन पाकिस्तान, वर्स्ट। गवर्नर साहब ने भी कहा है, मैं नहीं कह रहा भाई, गवर्नर सिंध ने कहा है दिस इज़ वर्स्ट DHA इन पाकिस्तान। खैर, तो पेट्रोल की कीमत में इजाफा ना होने से कम महंगाई अपनी जगह पर रुक जाएगी जो बढ़ गई। और क्योंकि चीनी की कीमतें मसनूई तौर पर बढ़ाई गई हैं, गंदम की कीमतें मसनूई तौर पर बढ़ी हैं, क्योंकि आपने एक्सपोर्ट कर दिया, पर इम्पोर्ट कर रहे हैं आप, तो कीमतें बढ़ेंगी। चीनी की कीमत में कहते हैं कि 0.95% कमी हुई है, बहुत बड़ा काम हो। ताजिर कोई हिसाब नहीं करता, ना आशारी निज़ाम निकालता है वो कि कितना % हुआ। वो कहता है 9 रुपये बढ़े, 9 रुपये किराया बढ़ाया गाँव में, बस का किराया। तो ये बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छा। ख़ासतौर से सैलाब में बार आप कर रहा हूँ, सैलाब के पेश नज़र बहुत से इंतजाम करने, और ये भी उसका एक हिस्सा है। क्योंकि सैलाब में हम जब यूज़ करते हैं सामान तो पेट्रोलियम और डीजल होता है, और डीजल में जितनी महंगाई करेंगे आप मोटर में, ट्रैक्टर में, इसमें उसमें सामान निकालने में, उतनी ही महंगाई और बढ़ जाएगी। तो एक बेहतरीन फैसला है, अच्छा फैसला है, और इसका हमें ख्याल करना चाहिए। आप इस फैसले को इंडोर्स करते हैं, ठीक है। जनरल साहब, आप क्या कहते हैं, क्या हुकूमत ने ऐसे हालात में दानिशमंदाना फैसला किया है? जी बिल्कुल, इस वक्त हालात ऐसे हैं मुल्क में कि लोग मुश्किलात का शिकार हैं। महंगाई हम देखते ही रहे हैं कि बढ़ती रही है, उसके साथ साथ फिर ये बारिशें, और कुछ रिलीफ चाहिए। पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो डिज़र्व करते हैं कि उनको कुछ न कुछ रिलीफ दिया जाए जहां उनकी मुश्किलात में कुछ कमी हो। तो उस लिहाज से मैं समझता हूं कि हुकूमत ने एक दानिशमंदाना कदम उठाया। ये आपकी बात दुरुस्त है कि यहाँ पे इकॉनमी के इशूज बहुत हैं, और इकॉनमी शायद ये इजाजत ना देती अगर उसूली फैसला होता, लेकिन जब आवाम की भलाई के लिए सोचा जाता है तो फिर लाज़मी बात है कि आपको कई कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, और ये कंप्रोमाइज मैं समझता हूँ कि इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। क्योंकि जब ये तेल वगैरह की कीमतें बढ़ती हैं तो फिर एक बहाना मिल जाता है, सिर्फ बसों के किराए नहीं बढ़ते बल्कि और बेशुमार चीज़ें जो हैं वो उनकी कीमतें बढ़नी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि लोग इसको फिर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पाकिस्तान में मुनाफाखोरी आपको पता है कि किस हद तक है। तो वो हुकूमत ने अच्छा किया कि बहाना नहीं दिया। और दूसरी तरफ ये है कि वैसे भी जो पेट्रोल डीजल इस्तेमाल करेंगे लोग, इंडस्ट्री में हो या बाहर, तो वो उनको भी अभी फालतू बोझ, एडिशनल बोझ उनके ऊपर बर्डन नहीं आएगा। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि आवाम के लिए एक अच्छा पैगाम है कि हुकूमत उनकी मुश्किलात देखते हुए ऐसे फैसले कर रही है जो उनके मुफाद में हो। तो मेरा ख्याल है कि ये ठीक है। जी जी ठीक है। जनरल साहब, आपका पॉइंट आ गया। नज़ीर लगारी साहब, आप क्या समझते हैं, आपकी क्या ओपिनियन है इस पर? नहीं, ये तो खैर अच्छा है कि हुकूमत ने दम बढ़ाने का फैसला किया। मुझे हैरत इस बात पर है, वो ओगरा जो जब बहुत कम थी कीमतें और रैशनल थी, उस वक्त तो वो और कम करने की समरी दे रहा था। अब ये बढ़ाने वाली समरी जो है ये समझ में नहीं आया। ओगरा जो है वो इस तरफ से चल पड़ा है कि फिर लोगों के ऊपर बोझ डाले। और दूसरी बात ये है कि उस वक्त जब ये पेट्रोल की कीमतें कम की गई थी
तो सप्लाई रोक दी गई थी। अब खतरा ये है कि कहीं सप्लाई ना रोक दी जाए और माफिया फिर कहें कि जी माफिया ने तो ये मसला खड़ा कर दिया, हम क्या करें। अच्छा, माफिया भी इधर उधर नहीं देखी जाती, वो मालूम होता है वो उधर आसपास कहीं बैठी हुई है, तो उसका क्या किया जाएगा। अगर खुदा न खास्ता ये मामला होता है, सप्लाई रोक दी जाती है और अभी भी से ये कहीं हम ये सुन रहे हैं कि वो जनाब हमारे तो पानी भरा हुआ है, उसमें जो पेट्रोल पंप के टैंक के अंदर तो पानी भर गया है और ये हो रहा है। अगर इस तरह की चीजें होने लगी और लोगों का जो है वो लोगों को पेट्रोल की फराहमी रोक दी गई और फिर इंतजार किया गया कि जनाब कीमतें बढ़ाएंगी तो हम बढ़ाएंगे, इसलिए कि लोगों की इकोनॉमी तो ठीक है, लोगों से लें टैक्स और उनके पास होना चाहिए। ये या तो डायरेक्ट टैक्स लें या फिर ये हो कि जनाब प्रॉफिट तो एक रैशनल हो। आप 1 लीटर पर अगर लोगों को दुगने से भी ज्यादा देना पड़ रहा है तो पता तो चले कि इसमें टैक्स कितना है और इसमें सेठ की जेब में क्या जा रहा है। ये सारा कुछ दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन आपने भी कहा कि ये फैसला अच्छा है। अतर साहब, आप क्या समझते हैं, क्या इन हालात में ये फैसला अच्छा किया गवर्नमेंट ने? मैं समझता हूँ इन हालात में जब सब महंगाई की बातें कर रहे हैं तो ये फैसला, क्योंकि देखें जो लोकल प्राइस है वो लिंक करती है ग्लोबल प्राइस से, ठीक है। अगर आपको महंगा मिल रहा है और आप उसको महंगा करके नहीं बेच रहे हैं फॉर द पीपल, तो एक बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पे ये भी सजेस्ट किया गया पॉलिटिशियन ने, कुछ एक्सपर्ट ने, कि जी आप टैक्स जो उसको हैवी टैक्स पे वो कर दें इसके ऊपर, लेकिन जो मेरा ख्याल एक अच्छी राय नहीं थी, क्योंकि हमारे मुल्क में वैसे ही टैक्स कलेक्शन बहुत कम है। तो ये जो फैसला है इसको मैं कहूँगा, चाहे प्राइम मिनिस्टर ने कड़वी गोली खाई हो, लेकिन ये अच्छा फैसला है, क्योंकि हर तरफ हम चीनी, आटा, हर तरह की महंगाई की बात करते हैं कि जी आटा, चीनी 25%, 28% जो है कीमतें बढ़ गई, बेरोज़गारी बढ़ गई। एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग अगर एक रिलीफ मिल रहा है तो आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन। बहुत अच्छा फैसला आपने भी कहा। साहब, आपका पॉइंट आ गया। जुनैरा, आपको क्या लगता है, क्या ये अवाम दोस्त फैसला है? फैसला बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हमने पिछले दिनों क्रिटिसिज्म करना शुरू किया था पीटीआई से, जब तक मैक्रो इंडिकेटर्स तो इतने हेल्दी नहीं हुए थे, तो वी वर ऑल सो मैड एट एवरी सिंगल थिंग के हर चीज में कसूर गवर्नमेंट का ही है। फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता देखा कि एफडीआई की बात हुई कि वो बेहतर हो गई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रही हूँ, रेमिटेंसेस की बात हुई कि वो ठीक हो गया है, तो मैक्रो लेवल पे चीजें ठीक हुई। तब भी बात ये हुई थी कि असल मसला ये है कि जो रोजमर्रा की जरूरियात की चीजें हैं, जिसमें ऑफ कोर्स पेट्रोल इज द बेसिक थिंग, जब तक उनमें कोई एबिलिटी या सस्तापन नहीं आता तब तक हम ये मानने को तैयार नहीं है कि वाकई ऊपर मैक्रो लेवल पे भी कोई बेहतरी आ गई है। सो अगर ओगरा की समरी रिकमेंडेशन के बावजूद वज़ीर आज़म ने कीमतें नहीं बढ़ने दी, तो इट मीन्स कि देयर इज़ अ कंसिस्टेंट पॉलिसी इन हिज माइंड नाउ, जिसमें वो सोच रहे हैं कि आवाम तक डायरेक्ट रिलीफ पहुंचना ज़रूरी है। बट एक चीज़ बड़ी मुझे आई डोंट वांट टू से अनॉय करती है, बट अमेज करती है। वो ये है कि कुछ मामलात में तो हम कहते हैं कि भाई ब्लेम गेम्स में नहीं पड़ना चाहिए, नेशनल इंटेग्रिटी और इंटेग्रेशन भी कोई चीज़ होती है और हम ही ने ये मामलात ठीक करने हैं, और द वेरी नेक्स्ट मोमेंट हम इतना क्रिटिसिज्म करते हैं किसी एक पॉइंट पे। तो बहुत ही अच्छा हो अगर हम अपने स्टांसेस को थोड़ा सा नॉर्मल रखें और कंसिस्टेंट रखें। जिस दिन हम साइड्स लेना बंद कर देंगे ना, हम तज्जियाकार जो बैठे होते हैं, हम सिर्फ लोगों की और फैक्ट्स की बात करने के लिए बैठते हैं। वी आर नॉट हेयर टू जज और रिप्रेजेंट एनी पार्टी एट ऑल। सो मेरे ख्याल है ये ऑनेस्टी थोड़ी सी हम में ज़रूर होनी चाहिए कि जहाँ जिसको क्रेडिट जाता है उसको जाने दें, और जहां आप समझते हैं किसी की गलती है वहां पे भी थोड़ा सा खुल के बोलें। ठीक, यानी आप भी समझती हैं बहुत अच्छा फैसला है। हमारा सवाल यूं था कि मौजूदा मुआशी हालात में क्या पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाने का फैसला अच्छा है गवर्नमेंट का? हमारे तमाम तज्जियाकारों ने इस फैसले से इत्तेफाक किया और इसे अहसन इक़दाम करार दिया। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, वापस आकर तीसरे सेगमेंट की जानिब चलेंगे। वेलकम बैक।
साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एवनफील्ड और अल अजीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में उन्होंने ये कहा है कि कोरोना वबा के बायस लंदन में इलाज ताख़ीर का शिकार हुआ। डॉक्टर्स ने ताहाल पाकिस्तान सफ़र की इजाज़त नहीं दी। इजाज़त मिलते ही पहली फ़्लाइट से पाकिस्तान आऊँगा। सवाल के डॉक्टर्स की इजाज़त के बाद पहली फ़्लाइट से पाकिस्तान पहुँच जाने का नवाज शरीफ का बयान, क्या साबिक वज़ीर आज़म के इस जवाब पर एतबार किया जा सकता है? NBC आपसे स्टार्ट करूंगी। पहला पत्र मुझे मारने दे आप। मैं कह रहा था कि ये बयान दरअसल शहबाज शरीफ साहब के उस जमानतनामे का एक हिस्सा है, एक सप्लीमेंट्री है उसकी, जिस पर उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ, मैं ज़मानत देता हूँ कि नवाज शरीफ साहब ठीक होते ही और डॉक्टर से परमिशन मिलते ही वापस आ जाएंगे, पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। ये वो ज़मानतनामा है जो 50 रुपये के स्टाम्प पे लिखा गया है और यही जब्त हो जाएगा अगर वो नहीं आए तो। और यही वो दोबारा कह रहे हैं, इसमें कोई मेरे लिए नई बात नहीं है। सवाल मेरा ये है कि अगर वो अब ठीक हैं, जैसा कि वज़रा कह रहे हैं, हमारे शिबली भी कह रहे हैं, फवाद साहब भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, तो वो बिल्कुल ठीक है और बगैर चेकअप के कह रहे हैं, उनके पास कोई रिपोर्ट नहीं है। और हाई कमिश्नर ने भी मुलाकात नहीं की अभी तक उनसे रिपोर्ट्स लेने के लिए। एक अफसोसनाक बात ये है, जबकि ये तय था कि हाई कमिश्नर उनसे रिपोर्ट्स लेते रहेंगे हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। खैर, तो अब वो कह रहे हैं कि जब मैं ठीक होऊंगा तो आ जाऊंगा। मुमकिन है वो ठीक हो, मुमकिन है वो ना आना चाह रहे हो। तो ये ज़मानत कौन देगा, ये गारंटी कौन देगा वो ठीक हो गए? वो डॉक्टर्स देंगे। वो डॉक्टर्स कौन है? वो डॉक्टर्स लंदन के हैं, इंग्लैंड के, रॉयल हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, जहाँ वो ज़ेर इलाज उसके डॉक्टर हैं, वहीं की लैब हैं। अब अगर वहाँ की लैब्स कहती हैं कि बीमार हैं तो फवाद चौधरी कह देंगे जाली रिपोर्ट है ये, शिबली कह देंगे जाली रिपोर्ट है ये। तो मुझे तो इस मेडिकल प्रोफेशन पे एतबार उठ गया। मैं अब लोगों को मना करता हूँ डॉक्टर के पास जाने से कि भाई लैब तो जाओ नहीं, कि इनकी रिपोर्ट्स ही गलत हैं, प्लेटलेट्स की भी, इसकी भी, उसकी सब रिपोर्ट्स गलत हैं इनकी। तो अब मसला ये है कि अगर वो कहते हैं कि मेरा डॉक्टर मना कर रहा है तो मैं क्या कहूँगा? मैं ही कहूँगा ना भाई आप गलत रिपोर्ट्स पे यहाँ से गए थे और गलत रिपोर्ट्स वहाँ से आप भेज रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो वापस आना चाहेंगे, लेकिन एक बहुत तारीफ़ी जुमला है राना सनाउल्लाह का कि वो जब वापस आएंगे जब ये कमज़ोर हो रहे होंगे। ये कमज़ोर तो नहीं हो रहे, मेरा अपना ख्याल ये कमज़ोर नहीं हो रहा है, क्योंकि इनको 5 साल पूरे करने हैं, इनको 5 साल पूरे करने चाहिए। कोई कराए ना कराए, मैं कहता हूँ पूरे करने चाहिए। और किसी ने वक्त से पहले इनको उठाया तो मैं एहतजाज करूँगा इस बात के ऊपर। तो फिर बैठे रहें वहाँ आराम से, आ जाएं बहुत अच्छा होगा, जेल चले जाएं बहुत शानदार होगा, बहुत रेटिंग बढ़ जाएगी, जो हमारी होती है GPRS वो बढ़ जाएगी, तो मज़ा आ जाएगा उनको। लेकिन थोड़ा सा कुर्बानी देना पड़ेगी, थोड़ा सा जेल में रहना पड़ेगा, थोड़ा सा दुबला होना पड़ेगा। यानी आप समझते हैं इस बार भी उनकी बात पे एतबार नहीं किया जा सकता? नहीं। ठीक है, आपका जवाब ना में है। अतर साहब, आपको क्या लगता है, क्या अब वजीर आजम जो थे साबिक, उनके बयान पर एतबार किया जा सकता है कि वो पाकिस्तान आएंगे? देखें तो एतबार तो बहुत सारी बातों पे आप नहीं कर सकते, लेकिन जैसे नासिर बेग चुगताई साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि जी जब डॉक्टर्स मुझे इजाज़त देंगे तो मैं नेक्स्ट डे चला जाऊंगा। अब जो इंग्लैंड के डॉक्टर्स हैं उन्हें कब इजाज़त देंगे? कोई कहता है जी अभी उसकी 3 से 4 सर्जरीज़ होनी हैं। वो 3 से 4 सर्जरीज़ कब होंगी, उसका पीरियड कितना होगा, इस दौरान पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात क्या होंगे, चीज़ें जिस तरह डेवलप हो रही हैं वो किस तरफ क्या रुख करेंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है उसका ताल्लुक भी नवाज शरीफ साहब का इलाज और उनकी वापसी पे है। आएंगे, लेकिन वही कि जो टाइम देखेंगे कि हाँ अब ये मुझे सूट करता है, ठीक है चला जाता हूँ, 10-15 दिन जेल में रह जाऊँगा, फिर देखेंगे। तो ये मामला जो है ये ऐसे ही चलेगा और अभी कुछ अर्से तक, क्योंकि देखें भेजा भी तो इस गवर्नमेंट नहीं है ना, रिपोर्ट्स भी तो सब इनके डॉक्टर्स ने दी हुई है ना, तो फिर किस बात का चल रहा है? अब आप गोरे डॉक्टरों पे छोड़ दें, अगर वो तो इस तरह की रिपोर्ट फ्रॉड नहीं करेंगे ना, वो तो जो जेन्युइन होगा, अगर उनको नहीं रखना होगा नवाज शरीफ को हॉस्पिटल
एक दिन के लिए भी, तो कह देंगे जी अब हम आपको डिस्चार्ज कर रहे हैं, अब आप जाए। तो मेरा ख्याल है इसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल हालात को भी सामने देखा जा रहा है, और चीज़ें जिस तरह से बीच में हो रही थी वो सब चीज़ें देखते हुए कुछ ना कोई फैसला ज़रूर होगा, और पता नहीं कौन कौन इसमें फैसले में इन्वॉल्व होगा। यानी उम्मीद ना रखें, नवाज शरीफ अपना वादा पूरा करेंगे, डॉक्टर्स की इजाज़त से मशरूत है मामला कि अगर वो इजाज़त दें तो वापस आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जनरल साहब, आप क्या कहते हैं? साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का वादों को निभाने के मामले में साबिका रिकॉर्ड कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, इस बार क्या एक्सपेक्ट करें? देखिए, जब मियां साहब को भी पता है और वो भी मेरा ख्याल अंदर से जानती है कि मियां साहब को वापस लाने का उनके पास कोई जरिया, कोई तरीकाकार नहीं है, तो फिर हमारे पास उनकी इस बात पे एतबार करने के अलावा और चारा क्या है? वो ये कहते हैं कि जब डॉक्टर इजाजत देंगे तो आ जाएंगे, तो आपको मजबूरी है कि आपको ये मानना होगा, क्योंकि और तो रास्ता है कोई नहीं आपके पास। तो ये सूरत हाल है, आप ध्यान में रखिए कि ये ना आने वाली बात है, आप इस पे यकीन कीजिए, जरूर यकीन कीजिए। वादे पे एतबार करें और उम्मीद पे दुनिया कायम है। आपने कहा उम्मीद रखें कि वो अपना वादा निभाएंगे, ठीक है। जुनैरा, आपको क्या लगता है, नवाज शरीफ अपना वादा निभाएंगे? देखिए, हमारे पॉलिटिशियंस तो ओथ का लिहाज नहीं करते हैं, तो वादा तो फिर बहुत ही छोटी चीज़ है। तो मेरा ख्याल है आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ रही है कि मैं क्या कह रही हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ ऐड कर दूँ, जो हेल्थ सिस्टम है, नेशनल हेल्थ सिस्टम NHS इंग्लैंड का, वो बहुत इस तरह का फुल प्रूफ है कि ये हो नहीं सकता कि आप वहाँ पे जाके कहीं एडमिट हो के अपनी कोई बीमारी फेक करें और आप फिर अपना वहाँ एडमिट रहना प्रोलॉन्ग करते रहें, बिकॉज एक तो वो ओवरलोडेड है और टोटली डिजिटलाइज्ड है, नंबर 1। नंबर 2, हार्ले स्ट्रीट टाइप के क्लिनिक्स जो कि प्राइवेट हैं, आप वहाँ भी चले जाएं तो उनकी जो प्रोफेशनल इंटेग्रिटी है, क्योंकि उनके लाइसेंसेस कैंसिल हो सकते हैं, वो बहुत अच्छी है। वो किसी को कोई जाली सिक लीव नहीं दे सकते, वो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि उनकी गवर्नमेंट और उनके इदारे प्राइवेट सिक लीव्स को एक्सेप्ट ही नहीं करते, ना उनके किसी सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर वापस आना चाहें तो भी वो डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं, ना आना चाहें तो भी बनवा सकते हैं, लेकिन आएंगे वो तभी जब उन्हें लगेगा कि वो हुकूमत करने के लिए अब यहाँ पे ग्राउंड तैयार हो चुकी है, उसके अलावा नहीं आएंगे वो। यानी इस बार भी हम उनके जवाब पर एतबार ना करें, आपने ये कहा जुनैरा, ठीक है। लगारी साहब, आप क्या कहते हैं? वो तो बेग साहब ने खुद ही सवाल उठा दिया है ना। मसला ये है कि ये तय है कि जब इन्हें सजा होगी ये कोई चीज करेंगे, कोई ना कोई अरेंजमेंट करेंगे और चले जाएंगे। अभी इन्हें ये तो दूसरा मरतबा है, 10 साल के लिए पहले चले गए थे और फिर तो बात खुल गई थी और वो एग्रीमेंट के सामने आ गया था, और कि उन्होंने जो है वो किया है। मैं किसी की सजा के हाथ में नहीं हूँ, फेयर ट्रायल सबका हक है और उनको भी फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। अगर उनका ख्याल ये है कि ट्रायल कोर्ट ने उनके साथ फेयर नहीं किया है, तो अपीलेंट कोर्ट जो है वो तो बहुत रहमदल है और बहुत अच्छी है। यानी जहाँ पर ये केस है, हमें तो इस बात का तो यकीन है कि वो किसी सूरत में भी नाइंसाफ़ी नहीं करेगी। हमें जो है उस पर भरोसा करना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर होते हैं तो उनके लिए एक बड़ा मैदान पड़ा होगा सियासत करने के लिए। लेकिन अगर वो नहीं करते हैं अपने आप को क्लियर, और इसी तरह से जिस तरह पहले उन्होंने कर लिया था, तो ठीक है भाई, इस तरह का अरेंजमेंट भी होता होगा सियासत के अंदर कि आप जो है वो समझौते करें, वो करें और जो है चले जाएं, सजाओं को आप एक तरफ रख दें और आप अपना मजे करें और फिर जब चाहें वापस आ जाएं। और फिर आपको कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी इतना रिलैक्स तो करती है ना कि 10 साल के बाद, टाइम बार होने के 10 साल बाद भी केस दोबारा सुनने के लिए भी मंजूर कर लिया जाता है। तो बाद लोग इतने खुशकिस्मत होते हैं, बाद लोग ऐसे बदकिस्मत होते हैं कि उनको तो ट्रायल का ही मौका नहीं मिलता। ट्रायल कोर्ट में उनका केस चलता ही नहीं है, डायरेक्ट अपीलेंट कोर्ट जो है केस चलाकर फांसी की सजा दे देती है। ये तो होता है ना इस तरह से, जहाँ इस तरह इंसाफ होता हो तो फिर इसी तरह के नतीजे भी होते हैं। यानी नवाज शरीफ की वापसी की उम्मीद ना रखें उनके कहने के मुताबिक। जी
मेरा यही ख्याल है कि ठीक वो है, वापस आपने भी ना का ऑप्शन लिया। इसके साथ ही सेगमेंट को क्लोज करेंगे, वक्त कम है, तमाम मेहमानों को 1 मिनट मुकम्मल करना होगा। हमारा आखिरी सवाल यूं है कि कौमी क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा T20 मैच हार गई, जिसके बाद पाकिस्तान के पास ये सीरीज भी जीतने का इम्कान खत्म हो गया। इससे कबल कौमी टीम टेस्ट सीरीज भी हार चुकी है। सवाल ये है, क्या इंग्लैंड के खिलाफ T20 में पाकिस्तान को शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट की बका अब नौजवान टैलेंट को मौका देने में है? अतर साहब, आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, देखिए नौजवान टैलेंट को तो ज़रूर मौका मिलना चाहिए है। मेरा ख्याल है ये टीम इन्होंने जो खिलाई है वो ये समझ के कि एक विनिंग कम्बिनेशन होगा जिसमें हफीज़ और शुएब मलिक वगैरह शामिल थे। ये दोनों प्लेयर जो हैं, जब शुएब अख्तर ने पहला T20 खेला था ना, ये उस टीम में भी शामिल होते थे। तो अब आमिर को देख लें, आमिर जो गेंद की सेकंड ओवर में ही वो अनफिट हो गया। आपके पास वहाँ रियाज बैठा है, हसनैन एक यंग लड़का है जो बहुत फास्ट है और वनडे के लिए बहुत 2020 भी वो खेला है, उसके लिए बहुत अच्छा है। यही पाकिस्तान की टीम T20 की चैम्पियन है, वर्ल्ड चैम्पियन है। कंसेक्टिव इन्होंने कितने मैचेस जीते हैं, उसके बाद अचानक इस टीम को क्या हुआ, ये हमें सवाल जो है प्लेयर लाइक मिसबाउल हक, यूनुस खान और फास्ट बॉलर वकार यूनुस, इनसे पूछना चाहिए कि क्या कहाँ ख़राबी है। आपने वहाब रियाज को बिठाया हुआ है, गिव हिम अ चांस। अगले मैच में वहाब रियाज को और हसनैन को खिला ले। बैटिंग कम्बिनेशन 196 स्कोर बहुत स्कोर होता है, लेकिन उन्होंने जो है वो जो शुरू के ओवर्स में इतने रन दे दिए कि उसके बाद मैच इनके हाथ से निकल गया। तो इसमें थोड़ा यंगस्टर को लाना होगा, फ्यूचर के वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम को तैयार करना होगा। आपका जवाब हाँ में है। जनरल साहब, आप क्या कहते हैं, क्या नौजवान टैलेंट को मौका मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, लेकिन ये टीम हमेशा तजर्बाकार और नौजवान खिलाड़ियों का एक मिक्सचर, वो उसी में बेहतरी होती है, क्योंकि नौजवान खिलाड़ी जो हैं वो जब पुराने खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं तो उनके तजर्बे से सीखते हैं, वक्त के साथ फिर वो मैच्योर होते हैं। तो इस लिहाज से कॉम्बिनेशन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन लगता यूं है कि ये हमारा जो क्रिकेट का पूरा सेटअप है, इसमें कहीं खराबियां आई हुई हैं ऊपर से लेके नीचे तक। यानी ऐसे लोग भी हैं जिनका क्रिकेट से वैसे वास्ता नहीं था। सिलेक्टर जो है वो बड़े अच्छे अपने खेल चुके हैं अपने वक्त पे, लेकिन आज शायद सिलेक्शन में वो पार्टिजन हैं या उनकी वो सिलेक्शन उतनी कामयाब नहीं है। इसी तरह जो ट्रेनर्स आपने रखे हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कि सबका कुछ ना कुछ कहीं को कमी बेशी है, जिसका पूरा होलिस्टिक एक लेनी चाहिए, उसका जायजा लेना चाहिए, ताकि इसके जो आमिल हैं इसके पीछे वो सामने आ सकें। सिर्फ खाली टीम का मसला नहीं है, यूं नहीं लगता कि सिर्फ ये खिलाड़ी आज एकदम से खराब हो गए, ऐसा नहीं है। यानी मौका मिलना चाहिए, आपने ये कहा। ठीक है, NBC, आपकी ओपिनियन? देखिए, मैं पहले भी कह चुका था, मैं इसमें मिसबा के दिमाग से जब क्रिकेट के बारे में बात करता हूँ तो मैंने कहा था सरफराज टीम में नहीं होगा, उस पर बड़ी डिबेट हो रही थी, और सरफराज टीम में नहीं है। तो मिसबा के दिमाग से सोचें हम लोग तो हमें अंदाज़ा होगा कि एक दिफाई हिकमत अमली, एक डिफेंसिव हिकमत अमली, उसकी तस्वीरें आप देखें वेब के ऊपर, बाल नोच रहा है, सर पकड़ रहा है, अजीब कोच लग रहा है मुझे वो। तो गलती का मैच में पहला टेस्ट हम जीत सकते थे, हम सेकंड इनिंग में डिफेंस प्ले के बायस नहीं कर पाए। इसमें हमने शादाब को जो दो ओवर में दो विकेट ले चुका था, हटा दिया बॉलिंग से। नहीं, वो अटैक पे था, वो नर्वस कर चुका था बैटिंग को इंग्लैंड की, हमने उसको हटा दिया। भाई नहीं, मज़ा नहीं आया तुमसे, और इफ्तिखार को लगा दिया, और इफ्तिखार की जो मार पड़ी है, फिर तो आप देख ना कि छक्के और चौके 196 वर्ल्ड रिकॉर्ड है इंग्लैंड के लिए। वहां तक पहुंच के जीतना कल ही आया है, नई खबर ही है। इतना बड़ा स्कोर आज तक T20 में हमारे खिलाफ इंग्लैंड ने जीता नहीं। तो ख्याल है सोचना चाहिए। आपका ऑप्शन क्या है सर? आप हाँ का ऑप्शन लेंगे, ना का? नहीं, नौजवानों को तो मौका बिल्कुल मिलना चाहिए मौका। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नजीर लगारी साहब, देखें, जहां तक सरकार की कारकर्दगी है, इमरान खान के बारे में हमें शुबात थे, लेकिन हमारा ख्याल ये था कि क्रिकेट सुधर जाएगी। बदकिस्मती ये हुई कि क्रिकेट का भी बेड़ा गर्क हो गया। जिस तरह से मुल्क की इकनॉमी को और मुल्क में गवर्नेंस का तख्ता निकला है, इसी तरह से क्रिकेट का भी तख्ता निकल गया।
नौजवानों को मौका मिलना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर चीज जो है वो, मेरा घर है मियाँ वाली, मेरे अपने सारे के सारे दोस्त जान जिगर लोग हैं, जरूरी नहीं है कि मियाँ वाली के सारे फैसले ठीक भी होते हैं। नौजवानों को मौका मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। जुनैरा, आपकी ओपिनियन? ओपिनियन से पहले एनबीसी मैं आपको कहूंगी कि मिसबा के दिमाग से मत सोचिए, कोई तो मसला उनके दिमाग से सोचेंगे तो काफी मसाइल खड़े होंगे, क्योंकि किसी दिन डिटेल से बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। दूसरा, आई थिंक ट्रेनिंग रिजीम का बहुत प्रॉब्लम है। हमारी जो ट्रेनिंग रिजीम है वो बहुत ज्यादा एक सुपरफिशियल लेवल पे हो रही है। आप बाकी मुल्कों में देखिए, उनके जो क्रिकेटर्स हैं वो एथलीट्स भी हैं, वो बॉक्सर्स भी हैं, वो बाकी स्पोर्ट्स में भी जाके इतना ट्रेन करते हैं अपने आप को कि एकदम से रिस्क लेके जंप करना, किसी जगह पे फील्डिंग करना, इसमें बहुत सारी डायनामिक्स इन्वॉल्व हैं। तो ठीक है, आपका ऑप्शन आ गया, आपने हाँ का ऑप्शन लिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, इजाजत दीजिए, हाफिज।